इधर कहाँ गया? रैपर लगा ना तो गैपिंग कर दिया कोई आगे हो गया हम भाई भाई ए ओए अंदर मत डबल थोड़े तो चलता है क्या हुआ आप तब यही बैठ सब कार्रवाई होती है रह गया थोड़ा सा रह गया बैठे रहिएगा अब सब काम से मिले मत तारा पतिया को पतिया कहाँ को है चलिए जनता दरबार लगा था उन्हें घुट से मांगा था रसीद है सब बहुत गरबा निकाल बोलिए ना सर उसका सब देख यही बैठे रहिएगा 50,000 रुपया मांगा था नहीं अभी पकड़ा जाएगा समझी की जौन बात ना हमारे और तो कहानी हाँ इससे पहले आप काबिल है लड़का मत मालूम पड़ता है क्या कर रहे हैं बीजेपी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी की रैली के लिए जानबूझकर राजनीति का कार्यक्रम करते हैं। ये अच्छा सवाल आपने पूछ दिया। आदरणीय राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति भवन से ही आया है और ये कार्यक्रम पहले ही से आया हुआ है। जहाँ तक मुझे बताया गया है कि शायद जुलाई के अंत में ही या जुलाई में ये कार्यक्रम की सूचना मिलती आ गई। कभी कभी राज्य सरकार से वो कार्यक्रम तय करने के पहले पूछा जाता है और कभी सीधे वहां से कार्यक्रम आ जाता है। तो इस बार जो आदरणीय राष्ट्रपति जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है वो सीधे वहीं से आया और वो कार्यक्रम काफी पहले से आया है। हमने भी आज जो आपने प्रश्न पूछा अखबारों में देखा है, इन लोगों की आदत है प्रचार पाने के लिए कुछ सनसनी फैलाना। राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम 26 अक्टूबर को है
और अभी तक जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से 27 को आरा के पास कार्यक्रम है और दोनों कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा आयोजित नहीं है। एक कन्वोकेशन का कार्यक्रम है और दूसरा भारत सरकार का ही के द्वारा आयोजित कार्यक्रम। दोनों कार्यक्रम बस राज्य सरकार से सीधा संबंध आयोजन में नहीं। हाँ, राष्ट्रपति महोदय आएंगे तो जो कानून है उसके मुताबिक नियम के मुताबिक सारी तैयारी राज्य सरकार से करनी होगी, तैयारी की जाएगी। लेकिन कार्यक्रम के बारे में निर्णय हम लोगों को नहीं लेना। कार्यक्रम के बारे में तो निर्णय जहाँ से कार्यक्रम आया है वहीं से लिया जा सकता। इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन हमने भी देखा है सनसनी पैदा करने के लिए। कल भी एक हमने देख लिया कार्यक्रम, किसी एक बयान देख लिया, कोई युवा जनता दल का है, उसने दे दिया कि साहब बैन लगाया जाए। हम लोग उसको तलाश रहे कि कौन आदमी किसी के कार्यक्रम को क्या के लिए बैन करेंगे, किस बात के लिए बैन करेंगे, सब अपना कार्यक्रम करते हैं। लेकिन ये सब तरीका है पब्लिसिटी का, और इस तरह का बयान भी लोग इसलिए देता है कि ऐसे मौके पर बयान छपता है, देश भर में छपेगा, हॉट केक की तरह छपेगा। और पटना में और बिहार में हर दल के कार्यक्रम होते हैं, हुए हैं, होते रहेंगे। उस कार्यक्रम से राज्य सरकार को क्या मतलब? राज्य सरकार को जितना मतलब होता है अन्य कार्यक्रमों को उसी तरह से मतलब रहेगा। बीजेपी की मांग है कि प्रेसिडेंट अपने कार्यक्रम के तारीख को बदल दे। आपको नहीं लगता है कि ये अपमान की बात है? ये हमारा विषय नहीं। ये विषय हम लोगों के और राज्य सरकार से संबंधित है ही नहीं। तो जहाँ से संबंधित मसला है वहाँ बात करें। लेकिन अनावश्यक हर चीज में राज्य सरकार को घसीटना, मेरे साथ काम कर रहे हैं और इस तरह का बयान रोज देना तो आदत सी हो गई है लोगों की। आदत बस अपना बयान देते रहेंगे, हम लोगों का कोई रास्ता नहीं है, लेना देना नहीं है। कार्यक्रम ऊपर से आया है, राष्ट्रपति भवन से आया है। उस कार्यक्रम में कोई फेरबदल होना हो या नहीं होना हो, यह निर्णय भी हम लोगों के स्तर पर नहीं लिया जा सकता है। जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप तैयारी की जाएगी। तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद उम्मीद से शुरू हुई। मुलायम सिंह यादव चुनाव के बाद देखिए, अभी हम लोग कहीं नहीं हैं और इसके बारे में कोई भी बातचीत हम लोगों के पार्टी में भी नहीं हुई है। हमने पहले भी कहा कि हम लोग पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और उसके बाद इस विषय पर ध्यान देंगे क्या करना है, नहीं करना है। अभी तो संभावना अब दिखती है आपको? अब संभावना के बारे में हम कुछ कहें तो इसका मतलब होगा ही। शिवानंद जी ने कल कह दिया कि कांग्रेस पार्टी से तालमेल कर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई क्या करेगा। लेकिन एक पार्टी के रूप में तो हम लोगों ने जब कोई फैसला ही नहीं किया है या फैसला करने की बात तो दूर रही, उस पर अभी विचार ही नहीं किया है, तो उसके संबंध में कोई बात कैसे कर सकते? हाँ या ना, दोनों के बारे में जब विचार ही नहीं हुआ है, विचार होगा तब तो कोई बात होगी। क्या बात है? तो पहले भी बता चुके हैं कि अभी तो हम लोगों के एजेंडा में पार्टी का बहुत सारा कार्यक्रम है, वो सब होगा और अभी चुनाव का भी दूर है। हम लोग अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं पार्टी के स्तर पर। अभी फिलहाल उन सब चीज़ों पर कोई विचार नहीं। कांग्रेस के बारे में जो पहले आपकी राय थी वो क्या बदली है या अभी भी वही? पहले कोई मेरी राय बता दीजिए तब इसके बारे में बता दें। हाँ, हमारी राय, हम लोग एक अलायंस में थे और सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है
कि कौन सी परिस्थितियां होंगी, उसके बारे में हम लोगों को स्वतंत्र रूप से चलने का निर्णय लेना पड़ा, लिया है। इसके आगे अभी कोई गौर नहीं किया किसी चीज। जयराम रमेश ने अपना काम कर रहे हैं और उचित समय पर फैसला लें। वैसे हम लोग अपने स्तर पर पार्टी की अपनी तैयारी चल रही है। जयराम रमेश ने कहा है कि स्पेशल स्टेटस पे दर्जी की नहीं, दर्जी की क्या वो अपने को करना चाह रहे हैं? मैंने आज देखा कि बहुत सारे विषयों पर उन्होंने कहा, बहुत सारे विषयों पर बहुत कुछ उन्होंने कहा, और विशेष राज्य के दर्जा की जो बात हो रही है, मैं नहीं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से कभी दुख रखे, क्योंकि इसमें वित्त मंत्री जी, योजना आयोग और प्रधानमंत्री, हम लोगों की तरफ से जो पत्राचार हुआ है या मुलाकात उन्होंने की लोगों से, मुझे लगता है कि कुछ बोलने के लिए बोला होगा। जेडीयू को अगर छोड़ भी दिया जाए तो क्या लगता है थर्ड फ्रंट एक फिजिबल ऑप्शन है आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में आने वाले दिनों में? जेडीयू को छोड़ ही दिया जाए तो छूट ही गए। जो मुलायम से लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ फीस मतलब तो आप छूट ही गए तो फिर आपसे किस तरह की बैठक को बुलाया गया है आपको? किस तरह की बैठक है? सांप्रदायिकता विरोधी रैली है और उसमें हम लोगों के पार्टी को शामिल होना है, शामिल हाँ पार्टी शामिल हो रही है। मुख्यमंत्री जी, आप पहले कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी जब जब सरकार में आती है तब महंगाई लाती है और आखिरी तक के लोग सरकार चलाएंगे, तो क्या सैद्धांतिक रूप से अभी भी कांग्रेस पार्टी के बारे में वही राय है और क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलर है? नहीं, हमने तो अभी तक कोई अपना मैनिफेस्टो जारी किया नहीं और न ही अपने पार्टी का कोई पॉलिटिकल लाइन जारी किया। जब जारी करेंगे तो सारे विषयों का उल्लेख करेंगे। कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं जाएगी, ये तय है। भाई जब कुछ बात ही अभी भी सोचा है तो उसके बारे में कैसे आप एक ही चीज को आप 5 बार आखिरी आपका मुख्यमंत्री जी गैर कांग्रेसवाद सोच रहा है लंबे करियर में, तो उसके यही तो रोना है कि गैर कांग्रेसवाद सोच रहा है और गैर कांग्रेसवाद के लिए इतना बड़ा माहौल कभी नहीं था, उस पूरे माहौल को तोड़ दिया बीजेपी। यही तो रोना, ये तो हमारी शिकायत है। ये ऐसा जबरदस्त माहौल था बीजेपी ने अपने एक्शन से समाप्त कर दिया। परिस्थिति पूरी बिगड़ चुकी है और बदल चुकी है। ये तो पहले भी बोले, जब 16 जून को भी बोले, बाद में भी बोले। सर शौचालय और शिवालय की जो बात हो रही है, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? अब आप लोगों को पता नहीं याद रहता है सब स्वच्छता वगैरह को कवर जो करते होंगे, आप में से को मालूम होगा। आज नहीं, वर्षों पहले से बिहार में शौचालय के निर्माण पर जोर दिया गया और इस तरह के स्लोगन्स लिखे जाते थे। आज नहीं, वर्षों पहले। और मैं समझता हूँ कि जब जयराम रमेश जी मंत्री नहीं हुए थे ग्रामीण विकास के, उसके पहले से लिखा जाता रहा बिहार शौचालय निर्माण के लिए। और आपको मालूम है कि बिहार पहला राज्य है जिसने बीपीएल के लिए शौचालय निर्माण की योजना पहले से थी, लेकिन एपीएल के लिए भी शौचालय निर्माण की योजना शुरू की गई और वो डॉक्टर लोहिया जी के नाम पर उसको रखा गया। क्योंकि आप लोगों को जानना चाहिए, नई पीढ़ी के लोगों को भी जानना चाहिए कि स्वच्छता के बारे में सबसे पहले व्यक्ति, राजनेता, चिंतक डॉक्टर लोहिया थे। उन्होंने 50 के दशक में ये सारी बातें करी थी और वो कांग्रेस के और नेहरू जी के धुर विरोधी माने जाते थे। एक स्तर पर उन्होंने कहा था कि अगर महिलाओं के लिए नेहरू जी शौचालय बनवा दें देश में तो हम विरोध करना छोड़ देंगे। तो हम लोगों की ट्रेनिंग उस स्कूल में हुई है और उस स्कूल में ट्रेनिंग के कारण हम लोग मन से महसूस करते हैं। इसलिए बिहार में एपीएल के लिए भी शौचालय निर्माण की योजना हम लोगों ने यहाँ शुरू की।
यह बात अलग है कि जब जयराम रमेश जी बने, यही पटना में आए थे, संवाद में ही मीटिंग थी, उसमें हमने 2 बात उनको कही थी। एक बात कही थी कि जो अभी का शौचालय का डिजाइन है और उसमें जिस तरह से बन रहा है, उसमें अगर कोई बैठ के दिखा दे तो हम मान लें। तो शौचालय का डिजाइन बदला, उसका आकार बढ़ाया गया और राशि बढ़ाई गई। और दूसरी बात हमने कही थी, एक हमने उदाहरण दिया था जो हमको राज्य सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने आंकड़ा दिया था कि 56 लाख APL परिवारों के घर में घरेलू शौचालय बिहार में नहीं थे। इसलिए हमने लोहिया स्वच्छता योजना की शुरुआत की थी। तो हमने कहा था कि शौचालय की जरूरत हर परिवार को, तो सिर्फ ये BPL नहीं APL के लिए भी लागू होना चाहिए, वो लागू हुआ। लेकिन जो योगदान है यहाँ का, अब एक जगह स्थिर मत रहिए, दिमाग में कह जो रिकॉर्ड होता था सुई से बचता था, तो कभी कभी रिकॉर्ड कभी पर सुई फंस जाती थी। अब बचपन में याद है लोगों को युवावस्था में कि कभी कभी रुक जाता था, बोल रहा था बोल संगम होगा कि नहीं, बार रिकॉर्ड का है स्थिर रखा। आपने शौचालय की बात पूछी, स्वच्छता की बात पूछी, तो पूरा पर्सपेक्टिव और संदर्भ हम बता रहे हैं। कभी आपको काम नहीं आएगा। रिकॉर्ड तो टूट गया, संगम टूट गया, संगम के लोग तो रिकॉर्ड फंसता था हम लोग भी जानते हैं, इसलिए वो सुना दिया। ऐसा बहुत सारा रिकॉर्ड फंस जाता फंस जाते, तो वही आवाज लगातार आती है। तो आजकल आप उसका वही रहे, पूरी फंस गई। फाइनेंस मिनिस्टर को कोई चिट्ठी लिखा है आपने? हमने चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी को हम कल सुबह जारी नहीं करते। आज नहीं, अब आप तो आपसे बात पूछेगी, अगर आप जारी करेंगे तो आप छापिएगा, दोनों में से एक छापिएगा। इसलिए फोकस रहेगा, कल हम उसको जारी करेंगे। कल सवेरे ही जारी करेंगे। मुख्यमंत्री जी, चारा घोटाला में आपका और सुशांत जी के भी नाम आ रहे, इसके लिए क्या इंतजार हुआ है, क्या करना है? कुछ नहीं कहना, ये कोई पहली बार सुन रहे हैं, तो सुनते रहे आज से 14-15 साल, सैकड़ों बार ये आ गया। जितनी बार उसकी गिनती नहीं है, जितनी बार हम ये सुनते रहे, हम सुनते ही रहे, हम जानते नहीं, सुनते रहे हैं। छपा अखबार में, यहाँ ट्रायल में भी कई बार CBI के IO को क्रॉस एग्जामिन करते हुए ये खबर छपी, कई बार कोर्ट के माध्यम से भी बात आई, फिर एक बार आई, तो सुन रहे हैं, जानते तो थी, बीजेपी के लिए सुनते रहे, पता नहीं कब तक सुनते रहे। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से समझौता कराना है, पहले से नहीं थे और उस बीच में नहीं छपा था, उस बीच में कितना बार छपा है उसके पहले उनको नहीं मालूम है। 98 जब से शुरू हुआ है तभी से वो छपा है और सारे समाचार पत्रों में छपा है, उसके बारे में पूरी रिपोर्टिंग आई है, कैसे क्या किया जा रहा है, मामले को मोड़ने की कोशिश हो रही, सब चीज अखबार में छपी। आप लोग अपने अपने अखबार के आर्काइव में चले जाइए, आपको सब चीज मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी वो तो थे ही, जाते रहे, आज उनको क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि RTI से आदमी मिला है सब ये। गलत रॉन्ग नंबर डायल करती है और गलत घर में जोड़ता देती है। मुख्यमंत्री जी करप्शन को लेकर आप हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आपकी पार्टी के 2 नेता को कोर्ट ने कन्विक्टेड किया, लेकिन अब तक से पार्टी पहले से चला, क्यों नहीं किया कार्रवाई? अरे भाई पहले से चला आ रहा है मामला, कोई आएगा पार्टी के 16-17 साल से चला आ रहा है, जब पार्टी में फिर बदलने बात, कोई नया बात पता नहीं। हम जानते हैं कि कब से आप ज्वाइन किए, ये शायद 96-97 पता नहीं आप थे कि नहीं थे, कब से थे। कुछ लोग हैं सीनियर लोग, उनसे पूछ लीजिएगा कब से चल रहा है वो कोई विषय। जनता दरबार में किस विषय से ज्यादा शिकायत आई है, किस विभाग से? ये तो पुलिस और राजस्व से संबंधित मसले होते हैं, तो पुलिस के और वो भी विभाग के मामले आते हैं। आज के दिन तो ज्यादा मामला नहीं आता है।
रेल के किराए में 2% की जो बढ़ोतरी हुई है, क्या उसको वापस लेना चाहिए, रोलबैक करना चाहिए क्या? पर्व त्योहार के इस तरीके से किराया में आपने जो बात की, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए तो रेल मंत्री जी जाने, केंद्र सरकार जाने। हम जब रेल मंत्री थे तो हमको हर साल बढ़ा देते थे। ये जो इसको बड़ा भारी मुद्दा बना दिया, वर्षों वर्षों तक नहीं बढ़ाया। जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ता वैसे वैसे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप वर्षों से नहीं बढ़ाइएगा, अचानक बढ़ाइएगा तो शिकायत तो होगी। हमसे भी पूछिएगा तो तरीका बीच में बढ़ाने का क्या है? हमेशा बजट के प्रपोजल्स में आते हैं, सूचना दी जाती है और वो होता है। ये बीच में तो बढ़ाने का कोई प्रूफ है नहीं। ये सिलसिला हम लोगों के बाद शुरू हुआ, बीच में कुछ बढ़ा दो, दूसरे तरीके से लोगों की जेब से पैसा निकाल लो। खुलेआम ठीक करते हैं लोग, खुलेआम करना चाहिए और बजट के समय अपने प्रस्ताव में डालना चाहिए, बताना चाहिए। फ्रेट रेट का भी रिवीजन लोग बीच बीच में करते हैं। जो भी परिस्थिति हो, बजट पेश करते ही पूरी स्थिति को बताते हुए ये किया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने किया था जो भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया था, एडिशनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, और किया जाना चाहिए, लेकिन ये बीच में बढ़ाना इसका कोई औचित्य नहीं। ये जो तरीका है बढ़ाने का ये ठीक नहीं, बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से बताना चाहिए। हमारा खर्चा ये है, आमदनी ये है, किस कारण हम बढ़ा रहे हैं, सुविधा बढ़ा रहे हैं, उसके आधार पर हमको बढ़ाना है या घटाना है, जो भी करना हो वो बजट जब पेश होता है उस समय करना चाहिए। ये बीच में ऐसी कौन सी स्थिति है? इसलिए तरीके की हम हिमायती हैं, जो भी करना चाहिए स्पष्ट रूप से वित्तीय वर्ष के लिए जब बजट पेश किया जाता है उसी समय करना चाहिए। राम राजन कमेटी रिपोर्ट में गुजरात को जैसे डेवलपिंग स्टेट कैटेगरी में रखा गया है। बीजेपी 2014 के चुनाव में गुजरात मॉडल को लेके जाएगी, तो आपको लगता है ये मॉडल जनता के बीच में है? असल हम लोग अपनी चिंता में डूबे, हम लोगों का तो मैंने विचार से नोट ऑफ डिसेंट किया हुआ है। हम तो सबसे नीचे अपने को मानते हैं, तो उसमें हम जरा खिसक गए, हमको तो उसी से तकलीफ है। लेकिन जो भी रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई है उसको लागू किया जाना चाहिए, और लागू किया जाना चाहिए। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने रिकमेंडेशन में दिया है। इन्हीं बातों का उल्लेख करते हुए हमने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी, ये आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि उनके प्रेस स्टेटमेंट में इस बात का उल्लेख है कि वित्त मंत्रालय इसके लिए आगे की कार्रवाई करेगा, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे की कार्रवाई करनी चाहिए और कम से कम समय में इसके बारे में निर्णय होना चाहिए। अब तो पहले कहा जाता था मापदंड, कसौटी आदि की बात तो सबके सामने, और हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि सिर्फ बिहार को दीजिए। बिहार और किसी एक मापदंड को आप तय करते हैं, उस पर फिटिंग करने वाले जितने राज्य हैं उस कसौटी पर सबों को दीजिए। तो बिहार को दीजिए, लिस्ट डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में जिनको डाला है सबको विशेष श्रेणी राज्य के समरूप सुविधा दीजिए, सहायता दीजिए, उनकी मांग है। और अब तो इसके लिए एक तार्किक आधार भी है, अब एक विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट भी है, करने का सही वक्त है। तो हमने जो पत्र लिखा है वो पत्र हम कल जारी कर रहे हैं। सर एक समय आपने ये भी कहा था सर कि जो विशेष दर्जा देगा ये फिर कहा वही रिकॉर्ड